हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अभी तक हमने आर्टिकल 14 तक देखा है और अब आगे हम देखते हैं अपना आर्टिकल 15 से। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर क्या ये मेंस में ये अप्रोच काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा, है ना। मैं आपको पीटी के कॉन्टेक्स्ट दिखाते चल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस में ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। हाँ, प्रीलिम्स फोकस्ड है ये, बट ये सारी चीज़ें आप अगर अच्छे से याद रखते हैं तो आप मेंस में भी आपके काम आएगा। मेंस में आपको जो भी चीज़ें याद हैं वो सब आपके मेंस में काम आएंगी। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड किसी भी चीज़ को आप कहीं भी कोट कर सकते हो। मेंस में कोई अलग दुनिया से थोड़ी ना आता है ना। इसी बुक में से सारी चीज़ें आती हैं, बस बशर्ते ये कि आपको याद कितनी चीज़ें हैं। आप इन्हीं में से वो कंटेंट उठा के आप डालेंगे मेंस में, है ना, अपने आंसर्स में। चलिए उठा के देखते हैं, हम लोग देखते हैं अपनी आर्टिकल 15 क्या कह रहा है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। यहाँ पे दो क्रूशियल वर्ड्स हैं, पहला है डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा है ओनली। क्या मतलब है डिस्क्रिमिनेशन का? यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ओनली का मतलब है कि अदर ग्राउंड पे भेदभाव किया जा सकता है ना। द यूज़ ऑफ वर्ड ओनली कोनोट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। अदर बेसिस पे भेदभाव की मनाही नहीं है ना। आर्टिकल 15 says that no citizen shall be subjected to any disliability, है ना, restriction or condition on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth with regard to shop, public restaurant, hotel, places of entertainment, use of wells, tanks, bathing hut, है ना। यानी इन जगहों पर ना उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, है ना। चलिए, लेकिन 4 एक्सेप्शन हैं यहाँ पे 4 एक्सेप्शंस हैं, है ना। किन आधार पर? कि देखिए, वुमेन और चिल्ड्रन, है ना, के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है कि अगर वुमेन के लिए सीट रिजर्व करनी हो किसी लोकल बॉडी में, है ना, उस आधार पर तब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और दूसरा, जब फ्री एजुकेशन देना हो चिल्ड्रन को, है ना। या फिर अगला क्या कह रहा है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, है ना, SC ST, है ना, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जैसे SC ST, इनके लिए भी पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन किया जा सकता है। सीट रिजर्व करके वहाँ पे भेदभाव किया जाता है ना, ताकि इनको भी जो डेवलप क्लास हैं, है ना, जिनका विकास हो चुका है, उनके इक्विवेलेंट इनको लाया जा सके, है ना। या फिर आगे देखिए पॉइंट, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ SC ST, जब इनकी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन की बात हो तब भी, है ना। यानी किन आधार पर? प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, है ना, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके लिए सीट रिज़र्व की जा सकती है, ताकि इनको भी समाज के जो विकसित लोग हैं, है ना, अग्रणी लोग हैं, उनके बराबरी में इनको लाया जा सके, है ना। और किनका? जो EWS का रिजर्वेशन हुआ है 10%, वो भी आर्टिकल 15 के ही तहत हुआ है ना। आगे क्या कह रहा है? द अबव एक्सेप्शन वॉज एडेड इन 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ना, कि किस अमेंडमेंट एक्ट में ये लाया गया। ये 27% का जो OBC के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन किया है, वो किस में लाया गया? तो 2006 में, है ना, 2006 में, जैसे IITs IIMs में जो सीट रिज़र्व की गई हैं। चलिए अगला ये पूछता है, ये क्रीमी लेयर क्या है? ये जैसे देखिए अभी ये आ गया मेंस का सेक्शन, आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि क्रीमी लेयर की बात कहीं आ गई तो आप आर्टिकल 15 कोट कर दें वहाँ पे, है ना। और ये कि किनको मिल सकता है ना। तो आप अपने सुविधा के अनुसार इनको दोनों जगह पे आप इनका यूटिलाइज कर सकते हैं आप इनको। जैसे कौन कौन है? क्रीमी लेयर है क्या, ये समझिए पहले।
जैसे ये एक लेयर है, बता दिया गया, एक लाइन ड्रॉ कर दी गई कि हाँ इसके ऊपर अगर किसी की इनकम है, इस लाइन के ऊपर अगर किसी की इनकम है तो उसको माना जाएगा कि वो उस सेक्शन का एडवांसमेंट हो चुका है ना। जैसे कि ये हो गया कि किसी के माता पिता है, किसी घर में कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है ना, यूपीएससी स्टेट पीएससी का चेयरमैन है, कैग है उनकी फैमिली में कोई, है ना, या ग्रुप ए ऑफिसर है, आईएएस पीसीएस, है ना, कोई नेवी में है, एयरफोर्स में है, या फिर जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं, डॉक्टर, अच्छे लॉयर, इंजीनियर्स हैं, या फिर उनका कोई डेवलप हो चुका ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री है। तो अगर जो ये लोग हैं इनको बोला जाता है कि यानी कि ये लोग अब समाज के पिछड़े वर्गों में नहीं हैं, है ना, ये लोग इतने विकसित हो चुके हैं कि अब इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। यही मतलब है क्रीमी लेयर का। देखिए इन लोगों को भी शामिल किया गया है कि जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड हो अच्छे खासे, या फिर 8 लाख से ऊपर जिनकी एनुअल इनकम हो, उनको भी, है ना। ये ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कब लाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये स्टेट पीसीएस टाइप के एग्ज़ाम में, है ना, यूपीएससी तो नहीं पूछेगी। तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 कितना, 10%। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शंस हैं, यहाँ भी क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो, पहले क्या प्रोविज़न था कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो किसी स्टेट के लिए ऐसा क्या कर सकती है, नियम बना सकती है, ऐसा कानून बना सकती है कि वहाँ के लोगों के लिए को एक स्पेशल प्रिविलेज मिले। लेकिन अब वो सिर्फ क्या रह गया है, सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए रह गया है, बाकी स्टेट्स के लिए नहीं रह गया है। पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन अभी भी स्टेट क्या कर सकता है, अगर उसको लगे कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है किसी बैकवर्ड क्लास का वो पूरा एडिक्वेट नहीं है, यानी कि एक एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, यानी भरपूर अमाउंट में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, स्टेट उनके लिए सीट रिजर्व कर सकती है ना। आगे देखिए, A law can provide that incumbent of office related to religious dominational institution or a member of its governing body should be belong to particular religion or denomination, है ना, कि particular जो religion है उसमें particular religion के लोग आ जाएं, इसके लिए भी वो व्यवस्था कर सकती है। आगे, the state is permitted to make a provision for reservation of up to 10% of appointment or post in favor of EWS of citizen. This reservation up to 10% would be in addition to that existing reservation. यानी जो रिजर्वेशन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उससे ऊपर उठ के 10% और रिजर्वेशन स्टेट क्या कर सकती है, कर सकती है। यहाँ देखिए अगला पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मंडल कमीशन मतलब क्या इसके उद्देश्य थे, ये किस लिए बनाया गया था, है ना, इसके क्या उद्देश्य थे। इसका उद्देश्य सीधे था टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड सजेस्ट मेजर फॉर देयर एडवांसमेंट, है ना, यानी कि इन्वेस्टिगेट द कंडीशन, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, है ना, और कुछ मेजर्स की अब क्या स्टेप लिए जाने चाहिए इनके एडवांसमेंट के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो पीटी के लिए हो गया, आप मेंस के लिए तो बताया ही नहीं, है ना। तो एक तो देखिए जो समझदार हैं वो हर जगह इसका इस्तेमाल कर लेंगे, है ना, ना कोई चीज़ पीटी के लिए होती है, ना कोई चीज़ मेंस के लिए होती है। इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन ही होती है। अब देखिए कुछ लोग, अब जैसे ही आएगा कभी इनके डेवलपमेंट की बात आएगी, जैसे ही किसी के डेवलपमेंट की बात आएगी वो क्या करेंगे, तुरंत मंडल कमीशन को अपने आंसर में कोट कर देंगे। यहीं से, इसी बुक से, यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं से उठा के मंडल कमीशन ने इनके ये मेजर्स सजेस्ट किए हुए हैं, या है ना, कि इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए मंडल कमीशन बनाई जा चुकी है और उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की थी। वो इनको यूज़ करके अपने आंसर में और अपना 1 नंबर बढ़ा लेंगे, और जो जिनको शिकायत है और जिनको समस्या है वो बस उनको समस्या ही रह जाएगी कि मेंस वाला तो आप बोल बोल के तो बताया ही नहीं, है ना।
तो ये मित्रों, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, पीटी पे मैं फोकस करता हूँ, लेकिन आप इन्हीं को अपने मेंस में भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे जहाँ अनटचेबिलिटी की बात है वहाँ आर्टिकल 17 यूज़ कर लो। अब मैं आपको हर टॉपिक पे बताऊँ कि आप इसको मेंस में कैसे यूज़ करोगे, है ना। आप चीज़ों को अच्छे से याद रखो, अपने आप यूज़ करना सीख जाओगे। लेकिन क्या आपको पता है, आपको ऐसे दे सकता है क्वेश्चन में कि द वर्ड अनटचेबिलिटी इज बीइंग डिराइव्ड इन आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल आप सही मार के चले आओगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो अनटचेबिलिटी टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं किया गया है ना। आपके लक्ष्मीकांत से ही पढ़ा रहा हूँ, कहीं बाहर से नहीं लेके आया हूँ। लेकिन क्या आपने गौर किया, है ना। देखिए आप कि क्या आपने गौर किया इस पे। चलिए, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 18 है वो प्रोहिबिट करता है ना, किसी भी सिटीजन को या फॉरेनर को किसी भी टाइटल के लिए, है ना, टाइटल अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन एक्सेप्ट अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, है ना। ये लोग क्या कर सकते हैं, टाइटल्स दे सकते हैं और टाइटल्स ले भी सकते हैं, है ना। आगे, इट प्रोहिबिट अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट से आप कोई टाइटल नहीं लेंगे, इसके लिए भी मना कर सकती है, मना करता है आर्टिकल 18, है ना। चलिए, अ फॉरेन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई बाहरी कोई विदेशी है जो इंडिया में आके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि किसी पद पे है जहाँ से वो मॉनेटरी प्रॉफिट पा रहा है ना, कि मॉनेटरी बेनिफिट ले रहा है, तो उस कंडीशन में वो किसी फॉरेन स्टेट से ना कोई क्या कहते हैं टाइटल लेगा, ना कोई प्रेजेंट लेगा, ना कोई एमोल्यूमेंट लेगा, है ना, विदाउट अ कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि अगर प्रेसिडेंट उसको अलाउ करते हैं तो उस केस में वो ले सकता है ना, इसके अलावा नहीं। ये देखिए, जो हेरिडेटरी टाइटल्स थे जैसे महाराजा, राज बहादुर, है ना, राय बहादुर, ये टाइटल्स जो है आप नहीं रख सकते, है ना। टाइटल्स को सफिक्स और प्रीफिक्स के तौर पे आप नहीं रख सकते। हाँ, एक बात देखिएगा कि आप नाम रख सकते हैं, जैसे किसी ने नाम रख लिया राज बहादुर, नाम ही रख लिया, है ना, तो वो नाम रख सकता है, लेकिन अपना टाइटल ने अपने नाम के आगे पीछे सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह इसको यूज़ नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप मेरे से पूछोगे सर बोलते तो हैं लोग भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, है ना, तो सर वो कैसे बोलते हैं, वहाँ पे भी तो टाइटल की तरह हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ कि कुछ अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड है जब भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये इनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये अवार्ड के तौर पे माने जाएंगे, ये टाइटल्स नहीं माने जाएंगे और इनको नाम के आगे यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे गलत करा सकता है कि सम टाइटल्स, ऐसे लिख देगा कि टाइटल्स लाइक भारत रत्न कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स इन नेम ऑफ एनी पर्सन। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये टाइटल नहीं है, अवार्ड है ना। चलिए आगे देखें, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, ये 6 तरह के राइट्स हैं आपको मिले हुए हैं। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आप कैसे याद रख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये आप मेंस में भी कहीं भी कोट कर सकते हैं जहाँ पे बात आए, है ना, कि असेंबल पीसफुली, है ना, जहाँ पे आप असेंबली आपको क्रिएट करनी हो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो, तो आप कोट कर सकते हैं कि आर्टिकल 19 में ये चीज़ें दी गई हैं, है ना। तो इसी तरह से आपको मेंस में यूज़ करना होगा आपको, है ना। चलिए, जैसे देखिए इसका एक कोड मैंने बनाया हुआ था, आप भी चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब आपको हिंट मिल जाएगा और आप इसको रिकॉल कर सकते हैं अपने मेंस के टाइम में और आप लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए, SAAMRP, 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 आप ऐसे याद कर लें। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, एसोसिएशन और यूनियन, है ना। आगे मूव फ्रीली, रिसाइड एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन।
तो ये 6 तरह के अधिकार आपको मिले हुए हैं। आगे क्या कह रहा है कि राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखिए एक हिंट भी दे देता हूं कि जब भी कुछ जोड़ा जाने की बात की जाए तो आप 42nd अमेंडमेंट एक्ट मार दें, आंसर में 42nd अमेंडमेंट एक्ट मार दें। और जब कुछ भी बोला जाए आपसे कि यह हटाया गया तो आप क्या लगा दें, ठीक, 44th अमेंडमेंट एक्ट। ये हमेशा सही नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपको नहीं पता है कि आंसर क्या है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, खास करके यूपी पीसीएस में पूछता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके अंतर्गत है ना। आगे देखिए फ्रीडम फ्रॉम कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट, राइट अगेंस्ट टेपिंग और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। क्या आजकल आप फ़ोन में देख रहे हैं एक चीज़ कि जब आप नया फ़ोन खरीदेंगे और कभी भी आप रिकॉर्ड बटन उसका प्रेस करें, ऑन करें, तो वो बोलेगा योर कॉल इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इसी राइट की, क्योंकि लोगों का फंडामेंटल राइट है कि अगर उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को कोई टेप कर रहा है तो उनको पहले से पता चल जाए। और इसीलिए क्या हुआ, ये फंक्शन अभी नए फ़ोन्स में डाले गए हैं। राइट अगेंस्ट बंद, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। अभी गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है ये आपको जानने का अधिकार है। तभी जनता कभी कभी जाके क्या कहती है कि आप इंटरव्यू में आके बोलिए कि आप क्या कर रहे हैं, और मन की बात और जगह जगह पे टेलीविज़न चैनल के थ्रू आके वो हमेशा बताते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं देश के लिए, कहाँ सड़कें बनवा रहे हैं, कहाँ विकास करवा रहे हैं, कहाँ इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये आपको जानने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, चुप रहने का अधिकार है आपको, है ना, आपको चुप रहने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर। ये अगर आप हिस्ट्री से कनेक्ट करें तो ये पता है किसने सेंसरशिप लगवाया था न्यूज़पेपर पे, किस वाइसराय ने लगवाया था? क्या आपको याद है? आप जा कर के हिस्ट्री में देखिएगा। मुझे आंसर पता है, मैं चाहूँ तो आपको तुरंत बता दूँ, तभी मैं यहाँ कनेक्ट कर पा रहा हूँ। कौन प्रेस सेंसरशिप लागू करवाया था और कौन हटवाया था, है ना। ये चीज़ आप जा कर के देखिए, एक बार आप गूगल सर्च कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, यानी कि स्ट्राइक करने का जो अधिकार है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंतर्गत नहीं आता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे गलत करा सकता है कि राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग कॉमा राइट टू स्ट्राइक कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आप अगर यहाँ पे अगर नॉट को आप इग्नोर कर जाते हो तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, है ना। चलिए, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स, अगर ये एवरी सिटीजन है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आप गन लेकर के नहीं बैठोगे, है ना। आप असेंबल हो सकते हो कहीं पे कि अपनी मांग के लिए, कि कहीं ऑर्गेनाइज हो सकते हो आप कि हमें ये चाहिए, आप सरकार से मांग कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप बंदूक गोला बारूद लेके बैठ गए। चलिए, दिस राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। इसमें फ्रीडम ऑफ असेंबली में राइट टू स्ट्राइक नहीं है। आप बताएंगे राइट टू स्ट्राइक किस में है? हैं? इंडस्ट्रियल लॉ के तहत ये मिला हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है राइट टू स्ट्राइक। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल सिटीजन है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस आर्टिकल में है बताएंगे आप लोग? एक बार जा कर के आप सर्च कीजिए। मैं बार बार इसलिए, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं बता के निकल जाऊंगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा आप सर्च करेंगे तो आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा और आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। It not includes the right to start an association but also to continue with association union. As such, further it cover negative right not to form or join association or union. मतलब आपसे ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती है कि आप ये एसोसिएशन और यूनियन ज्वाइन करें, ये भी आपका राइट है इस आर्टिकल के अंतर्गत। आर्टिकल 19(1)
फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी आप मना एसोसिएशन ज्वाइन भी कर सकते हैं, फॉर्म भी कर सकते हैं और साथ में मना भी कर सकते हैं। ठीक। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रेड यूनियन हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेन, राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट। द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाई अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जो राइट टू स्ट्राइक है वो इंडस्ट्रियल लॉ के अंतर्गत आता है, ना कि राइट टू एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि मैं बताता जाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज़ नहीं सॉल्व करते हैं, उनके मन में डर बैठ जाता है, टेस्ट सीरीज़ देखते ही क्वेश्चन उनके बुक में पढ़े हुए गलत हो जाते हैं, और इसलिए मैं साथ में क्वेश्चंस को बताता चलूँगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक, तो आप बस जहाँ जहाँ मैंने टिक लगवाया हुआ है आप उसको टिक करें, पढ़ें, रिवाइज़ करें और टेस्ट ज़रूर से लगाएं, क्योंकि टेस्ट मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मैं क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा ये भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ इसमें। चलिए देखिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दिस फ्रीडम entitles every citizen to move freely throughout the territory of the country. He can move freely from one state to another or from one place to another within a state. ये within a state का क्यों लगाया गया है? ये within a state लगाने का क्या मतलब है? देखिए, इसमें एक है कि आप स्टेट, यानी कि जो मैंने बताया था आर्टिकल 12 में था, है ना, आर्टिकल 12 में था कि आप इंडिया के अंतर्गत आप जो है कहीं भी घूम सकते हैं। जो पूरी आपकी ये जो कंट्री है इंडिया, आप उसके अंदर जब घूमते हैं तो किस आर्टिकल के तहत घूमते हैं? आर्टिकल 19 के तहत आपको फ्रीडम मिली हुई है। लेकिन जब आप विदेश जाते हैं, कहीं विदेश गए, यूएस गए, ईरान इराक गए, है ना, फ्रांस गए आप घूमने, मालदीव्स गए आप घूमने, मतलब हमारी कंट्री से बाहर किसी और कंट्री में, तब आप कौन सा, तब आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 19(1) के तहत नहीं जाते हैं, आप जाते हैं आर्टिकल 21 के तहत। तो राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री आर्टिकल 19 और राइट टू मूव आउटसाइड द कंट्री आर्टिकल 21। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे गलत करा सकता है कि राइट टू मूव इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 21, या फिर ऐसे दे सकता है आपको कि विदेश दौरे का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ, नहीं, आर्टिकल 21 के तहत। ये देश के अंदर आप पूरा दौरा कर सकते हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं, आर्टिकल 19 के तहत। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ द कंट्री। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मतलब किसी तरह का भी आप प्रोफेशन जो है आप कर सकते हैं, अपना सकते हैं आप, है, किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन आप अपना सकते हैं, किसी भी तरह का ट्रेड और बिजनेस। तो कहेंगे क्या सर मैं जो है चोरी का काम भी अपना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि एनी टाइप ऑफ एनी प्रोफेशन। नहीं, अगर कोई प्रोफेशन इमोरल है या डेंजरस है तो वो प्रोफेशन आप नहीं अपना सकते हैं। जैसे पता चले कि ह्यूमन बींग्स को ही मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त करने लगे आप, तो कहीं यही मेरा प्रोफेशन है और यहाँ तो लिखा हुआ है एनी, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इमोरल नहीं होना चाहिए, डेंजरस नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे सर पटाखे बनाने भी तो डेंजरस हैं, सर पटाखे बनाने भी तो डेंजरस हैं, तो कैसे वो दिया जाता है? हाँ, तो उसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड की जा सकती है कि कुछ ही लोग पटाखे बना सकते हैं, यानी कि आप भी घर में पटाखे बनाने लगेंगे। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग पहुँच गए आर्टिकल 20 तक। आर्टिकल 20 क्या है? देखिए, आप परेशान नहीं होइए, और 1-2 दिन में अभी क्या होगा, ये 2-4 वीडियोस और जाएंगी, थोड़ी सी अभी एक घंटे से कम की, उसके बाद 1-1 घंटे की वीडियोस जाने लगेंगी। तो ये मुश्किल से पॉलिटी, क्योंकि देखिए एक टीचर का काम क्या है आप लोग समझिए। देखिए मैं क्लास बीच में ब्रेक कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन आप एक चीज़ देखिए आप, कि ये मान लीजिए बुक है 500 पन्ने की, तो क्या यहाँ टीचर का रोल क्या होना चाहिए? एक टीचर का रोल, आप लोग पता है टीचर के रोल में भी कंफ्यूज रहते हो।
एक टीचर आता है कि ये 500 पन्ने ये वाले तो पढ़ाएगा ही, प्लस इनके अलावा वो 500 पन्ने का नोट्स और लिखवा के जाएगा, तो टोटल नोट्स हो गए आपके 1000 पन्ने के। और इस 1000 पन्ने में से मैं मानता हूँ कि मान लीजिए पॉलिटी के 25 क्वेश्चन आए तो और उसके 24 मिल गए, उसके नोट्स में से 24 क्वेश्चन मिल गए। और दूसरा एक टीचर है कि ये 500 पेज के नोट्स है, तो ये आपके लिए क्या करे, इन नोट्स को 150 पन्ने का बना दे, इन पेजेस को, इन नोट्स को आपको 150 पन्ने का बना दे। और इसके में से मान लीजिए सिर्फ 23 क्वेश्चन ही फंसे, है ना, या 22 क्वेश्चन फंसे, तो आपके लिए 25 में से 24 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या 25 में से 22, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 25 में से 22 क्वेश्चन कर लें, क्योंकि आप इस गणित को समझें कि 150 पन्ने पढ़ के 25 में से 22 क्वेश्चन आप कर लें तो आपके पास बाकी दूसरे का नोट्स जो है वो 1000। तो कुछ टीचर को बहुत मतलब उनका ईगो इस मामले में आगे आ जाता है कि मैं लक्ष्मीकांत को पढ़ाऊँगा, मतलब मैं इतना बड़ा टीचर 1500 रुपये घंटे ले रहा हूँ, 5000 रुपये घंटे ले रहा हूँ, मैं बच्चे जान जाएंगे कि मैं लक्ष्मीकांत को पढ़ाऊँगा तो मेरा क्या होगा। तो वो कहीं देश दुनिया में इधर उधर घूम करके 75 यूट्यूब चैनल देख करके अपनी चीज़ों में चुटकुले ऐड करके वो अलग अलग जगह से चीज़ों को कलेक्ट करेंगे और वो ले आ करके 1000 पेज का नोट्स आपको बनवा देंगे। वो आपका काम बढ़ा देते हैं, आपको काम बढ़ाना नहीं है, अच्छे टीचर का काम है वो आपका काम घटा दे कि ये जो 500 पन्ने की बुक है इसको आपके लिए 150 पेज का बना दे। तो एक टीचर का रोल यही होना चाहिए, है ना, जहाँ तक मुझे लगता है। बच्चों का काम बढ़ाना नहीं, आसान करना होना चाहिए, और मैंने वही किया है। अगर ये सारे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ना, इनको आप इकट्ठा करोगे तो 150 से 200 पेज की बुक आपकी निकल करके आएगी, है ना। ये क्या कह रहा है आर्टिकल 20, ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन, यानी कि इनके ये मनमाना काम ना कर पाए, मनमाने तरीके से पनिशमेंट ना दे पाई स्टेट आपको, है ना, ना कोई कोर्ट ना कोई स्टेट आपको मनमाने तरीके से पनिशमेंट ना दे पाए। यह आर्टिकल 20 इसकी बात करता है। क्या कह रहा है पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि मान लीजिए कि 2020 में किसी ने चोरी कर ली, है ना, 2020 में। अब पता चले कि 1526 में ये नियम था कि चोरी करने पर हाथ काट दिया जाएगा। 2020 में ये था कि 1 लाख रुपए आपको हर्जाना भरने होंगे और 1 साल की सज़ा आपको काटनी होगी, 1 साल की आपको सज़ा काटनी होगी। तो अब जज के मन में आए तो कहेगा ऐसा है, अब हम 1526 वाला नियम तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा हाथ काटा जाएगा, तुमको पता नहीं 1526 में नियम था। तो ये जो व्यक्ति है वो कह सकता है, उसका पूरा अधिकार है। ऐसा है कि 2020 में चोरी की थी और 2022 में आप हमको सज़ा सुना रहे हैं, तो ये कह सकता है कि ऐसा है कि ये 2022 में ये भी लागू हो गया है, 1526 वाला कानून 2022 में भी लागू हो गया। तो ये कह सकता है कि ऐसा है, मेरे ऊपर ना ये कानून लागू होगा ना मेरे ऊपर ये कानून, मेरे ऊपर 2020 वाला कानून लागू होगा, मुझे पता है, और आप इसी के तहत मुझे सज़ा दे सकते हैं, है ना। ये क्या कहता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि पुराना नियम लागू नहीं होगा। नो डबल जियोपार्डी, कि इसको 2 बार सज़ा नहीं दे सकते हैं, 1 बार के अपराध के लिए किसी अपराधी को आप 2 बार सज़ा नहीं दे सकते हैं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ, वो अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा। तो अब आप कहेंगे कि सर लेकिन ब्लड सैंपल्स तो लिए जाते हैं, उससे बोले जाते हैं कि किस हथियार से तुमने मारा गया था, वो हथियार ले आकर के हमें दो। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ओरल और रिटन एविडेंस की मनाही है, वो मना कर सकता है, कोई ओरल एविडेंस देने के लिए, कोई रिटन एविडेंस देने के लिए। लेकिन वो इन चीज़ों को आप यहाँ नीचे देखिए कि इट डज़ नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से, धारदार हथियार से उसने इस्तेमाल करके बैंक लूटा है या हत्या मर्डर किया है या फिर किसी भी केस में, तो वो उससे डिमांड किया जा सकता है, वो उसके लिए मना नहीं कर सकता है। कंपल्सन टू गिव
थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर ब्लड, हाँ कि तुम्हारे हाथ के निशान वहाँ पे पाए गए हैं तो तुम अपने थंब इम्प्रेशन दो, तुम्हारे खून वहाँ पे पाए गए हैं, कुछ छींटे वहाँ पे पाए गए हैं, तुम अपना ब्लड सैंपल दो। इन चीज़ों की डिमांड उससे की जा सकती है। तो ये एक्सेप्शंस जहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं आप उनको दिमाग में ज़रूर रखें, क्योंकि एक्सेप्शन से यूपीएससी क्वेश्चंस उठाती है, बहुत जनरल टॉपिक से नहीं उठाती है। चलिए आगे नहीं सॉरी, ये चीज़ें छूट गई, एक ये चीज़ छूट गई है कि दिस लिमिटेशन इज़ इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज एंड नॉट ऑन सिविल लॉज। ये क्या कह रहा है कि अगर आप ये जो आपने अपराध किया है वो क्रिमिनल नेचर का है, वो क्रिमिनल नेचर का है ना, क्रिमिनल नेचर का कोई केस है, उसी पे ये नियम लागू होगा। सिविल लॉज पे या टैक्सेशन वाले लॉज पे ये नियम लागू नहीं होगा। द प्रोटेक्शन अंडर प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के भी केस में ये नियम लागू नहीं होगा। क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन, हम लोग आगे ज़रूर देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे, हम लोग आगे आर्टिकल 21 नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ के अलावा और किसी तरीके से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। तो ये क्या है, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो ये कहता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कोई भी लॉ अगर बनाया गया है, कोई भी लॉ अगर इस्टेब्लिश किया गया, लॉ इस्टेब्लिश किया गया है प्रोसीजर को अपनाते हुए, जो सही प्रोसीजर है। यानी कि जैसे एग्जांपल समझिए कि एक प्रोसीजर क्या है कि कोई भी जो बिल है वो पहले लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जब प्रेसिडेंट इसको पास कर देंगे यानी पारित कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा एक एक्ट। और अगर इसको फॉलो करते हुए, इस प्रोसीजर को, सही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोई एक्ट बनाया गया है, कोई लॉ बनाया गया है, तो वो लागू होगा ही होगा। उसमें कोई आप अन्य चीज़ें कंसीडर नहीं करेंगे आप उसमें कि क्या ये सही है। सपोज़ कीजिए कि बोला जा रहा है कि अगर एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश कर, एक लॉ इस्टेब्लिश कर दिया जाता है सही प्रोसीजर को, यानी कि एक बिल लेके जाया जाता है लोकसभा में। आप इसको एग्जांपल से समझें कि अगर कोई रेड लाइट क्रॉस करता है, कोई रेड लाइट क्रॉस करता है तो उसके ऊपर 50,000 रुपये का चालान किया जाएगा उसकी गाड़ी का, अगर रेड लाइट क्रॉस करता है तो, है ना। अब समझिए इस बात को कि ये ठीक है, प्रोसीजर, ये जो लॉ बनाया गया है ये एक सही प्रोसीजर को अपनाते हुए बनाया गया है। तो अब इसमें अगर वो रेड लाइट को क्रॉस कर गया, तो इसमें कोई भी चीज़, कोई भी बात कंसीडर नहीं की जाएगी कि वो कितना ज़रूरी था उसके लिए रेड लाइट क्रॉस करना, या फिर कोई गाड़ी वाला धक्का मार दिया पीछे से और उसकी गाड़ी रेड लाइट क्रॉस कर गई, है ना। कोई भी चीज़ कंसीडर नहीं की जाएगी। बस सीधी सी बात है कि ये नियम है कि रेड लाइट क्रॉस करने में 50,000 रुपये लगेगा तो लगेगा। लेकिन ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दो तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो मेनका केस में क्या कहा गया कि नहीं, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपनाना चाहिए, हमारी कंट्री को ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपनाना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि आप अन्य चीज़ों को भी कंसीडर करें कि ये जो नियम है, ये जो कानून बनाया गया है, ये जो लॉ है, ये पूरी तरह से फेयर है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं, जस्टिसेबल है या नहीं, इन चीज़ों को कंसीडर किया जाए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि अब मान लीजिए ये जो रेड लाइट है, ये जो रेड लाइट है यहाँ पे जो रेड लाइट है, इस गाड़ी में पता चले कि उनके घर का कोई फैमिली मेम्बर ऐसा हो जिसको हार्ट अटैक आया हो, तो भैया हार्ट अटैक के समय में एक एक सेकंड बहुत कीमती हो जाता है, एक एक सेकंड बहुत कीमती हो जाता है। तो ज़रूरत पड़ने पे वो अपनी प्राइवेट कार जो उसकी है, एम्बुलेंस नहीं, जो अपनी प्राइवेट कार है, उससे रेड लाइट क्रॉस करके वो हॉस्पिटल जल्दी से पहुंचने की कोशिश किया, है ना।
सारे व्हीकल्स को देखते हुए वो जल्दी से पार करके पहुंच गया। और कोर्ट में जाता है तो वो ये सबूत पेश करता है कि सर अगर शायद उस दिन रेड लाइट पे रुक गया होता तो इनकी जान चली गई होती। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है कि भैया नियम है कि रेड लाइट पार किए तो 50,000 रुपये भरो, लेकिन ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है कि अदर चीज़ों को भी कंसिडर किया जाएगा कि हाँ वो मजबूरी में था इसलिए उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी, और बिल्कुल कंसीडर किया जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी था कि उसका अस्पताल पहुंचना पहले ज़्यादा ज़रूरी था। तो कोई भी नियम किसी व्यक्ति की ज़िंदगी से ऊपर नहीं हो सकते। वो ऐसा सोच करके क्या करेगा, इनके ऊपर पनिशमेंट नहीं लगाएगा, इनकी पनिशमेंट माफ़ कर देगा, लेकिन बशर्ते अगर वहाँ के कंट्री में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसे कानून अगर इस्टेब्लिश हों तब, ना कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल 21 क्या क्या कवर करता है। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, सम्मान से जीने का अधिकार, है ना। पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर, अगेंस्ट हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर इंडस्ट्री खोलता है आपके घर के बगल में ही, और जो बगल के आपका जो रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, उसको ये क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है, पॉल्यूशन करता है, उसमें अपने इंडस्ट्रीज़ के सारे जो भी कूड़े कचड़े हैं सब ले जाके उसमें फेंकता है। तो आप एक केस कर सकते हो जा करके, और फिर तुरंत उस इंडस्ट्री को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश आएगा, और इसीलिए मतलब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का अधिकार है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वो शहर से बाहर होते हैं खास करके, है ना। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, ये बहुत न्यूज़ में रहता है। ये किस में, आर्टिकल 21 में। शेल्टर, छांव पाने का अधिकार, इसीलिए सरकार आपको घर देती है फ्री में। राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ है आपका, इसीलिए कोविड में इतने सारे इंजेक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए गए। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14, फ्री लीगल एड, अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, स्पीडी ट्रायल, अगेंस्ट हैंड कफिंग मतलब आप हाथ में हथकड़ी लगा के, वो चाहे तो मना कर सकता है कि हथकड़ी मत लगाइए, हम आप आराम से आपकी गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं। राइट अगेंस्ट इनह्यूमेन ट्रीटमेंट, यानी मानवीय तरीके से उसको पनिशमेंट किया जाए या उसके साथ बिहेव किया जाए। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, कि अगर कोई कानून बना है तो उसको तुरंत अप्लाई कीजिए, उसमें देरी मत कीजिए। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, देखिए मैंने बताया था ना अभी आपको कि जब देश के बाहर आपको ट्रैवल करना हो तो वहाँ आर्टिकल 21 वहाँ काम करता है, वहाँ आर्टिकल 21 लागू हो जाता है। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, बॉन्डेड लेबर मतलब कि बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। कस्टोडियल हरासमेंट की कस्टडी में रख के पुलिस आपको मार पीट नहीं सकती, लेकिन ये है, लेकिन अब जैसे ही ये पूरी तरह से दुर्भाग्य है कि ये लागू नहीं होता है। ये पिक्चरों में तो लागू होता है लेकिन यहाँ पे जनरली लागू नहीं होता, लेकिन आप उंगली उठा सकते हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं आप उनके खिलाफ। इमरजेंसी मेडिकल एड, टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब समझ में आया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों, जो सरकार है हमारी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने पैसे खर्च करती है, इतनी साफ़ सफाई पे ध्यान देती है। इसे फेयर ट्रायल, की जो जजमेंट हो वो फेयर हो। राइट टू प्रिजनर हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ, वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, जैसे पता चले कोई रेपिस्ट हो, कोई बड़ा कांड किया हो किसी ने, तो आप कहें कि इसको चौराहे पर खड़े करके इसको फांसी दे दी जाए, तो वो कह सकता है कि नहीं, पब्लिक हैंगिंग से सेफ्टी मिली हुई है मुझे आर्टिकल 21 के तहत, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। राइट टू रोड इन हिली एरियाज़, अभी जब मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई थी तो मुझे भी नहीं पता था, तो जब मैं मनाली या कुल्लू या इस साइड में कभी घूमने जाता था तो मुझे लगता था कि गवर्नमेंट क्यों इतने पैसे खर्च कर रही है, ये पत्थर काट काट करके, पहाड़ों को काट काट करके इतने इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, दूसरी जगह बना दे कोई घूमने की। लेकिन नहीं, ये आपका घूमने का अधिकार है, आप गवर्नमेंट से इसके लिए डिमांड कर सकते हो कि हिली एरियाज़ में मुझे जाना है घूमने, तो आप रोड की व्यवस्था करें यहाँ पे, गवर्नमेंट इसके लिए मना नहीं कर सकती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन,
right of appeal from a judgment of conviction, right to family pension, right to social and economic justice, environment empowerment, right against barfetters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep, right to freedom from noise pollution, right to sustainable development, right to opportunity। ये सारी चीज़ें आसान हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को हिंदी में बताई जाए कि राइट टू स्लीप मतलब सोना होता है ना। चलिए, राइट टू एजुकेशन, यहाँ पे आप बिल्कुल थोड़े से सचेत हो जाइए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आपसे खूब क्वेश्चन गलत कराए जा सकते हैं। ये बहुत पेट टॉपिक है, ये एकदम से क्या है, पेट टॉपिक है यूपीएससी का। कि जो आर्टिकल 6 ये देखिए आर्टिकल 21, देखिए इसमें बहुत कंफ्यूज करता है। यहाँ पे आप एक नोट्स बना लीजिए कि देखिए कहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार है और कहाँ से 0 से 6 वर्ष। अब ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, और यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है 6 to 14 ईयर्स। तो वो क्या करेगा, यूपीएससी क्या करता है कि यहाँ पे क्या लिख देगा कि आर्टिकल 21A कहता है कि एवरी सिटीजन शैल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फ्रॉम एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। और आपका हो जाएगा गलत। आप कहोगे सर यहाँ लिखा तो है 6 to 14, पर यहाँ भी आप ध्यान दो ना, स्टेट यहाँ प्रोवाइड करेगा। देखिए जिसमें ए लगा हुआ है, जैसे 21A 51A, जिसमें ए लगा हुआ है वो क्या करता, बात करता है 6 से 14 वर्ष की। वो क्या करेगा, बात करेगा 6 से 14 वर्ष की। जैसे यहाँ देखिए ए तो यहाँ 6 से 14 वर्ष, यहाँ ए तो यहाँ 6 से 14 वर्ष। जहाँ ए नहीं लगा है ना, आर्टिकल 45 भी बात करता है, तो वो बात करेगा 0 to 6 ईयर्स की स्टूडेंट्स की, 0 से 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा के लिए वो बात करेगा। ये कब जोड़े गए हैं, ये सारी चीज़ें कब जोड़ी गई हैं और हटाई गई हैं या फिर एक दूसरे में इंटरचेंज की गई हैं, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। ये आप समझे, इसमें ए लगा हुआ है वो 6 से 14। अब देखिए दो चीज़, यहाँ है 51A क्या है, ड्यूटी है, और ये क्या है 21A राइट है। 21A क्या है, राइट है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ये आपका क्या है, राइट है। तो राइट किससे है, स्टेट से। और ये क्या है आपकी 51A ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी किसकी होगी, सिटीजन्स की। सिटीजन्स की ड्यूटी होगी कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को, अपने बच्चों को शिक्षा दें। और ये स्टेट से आपकी राइट होगी कि आप स्टेट से डिमांड करें कि 14 साल के बच्चों के लिए, 14 साल तक के, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए वो शिक्षा का प्रबंध करे। और ये क्या कहते हैं, आर्टिकल, ये डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी है आर्टिकल 45, कि वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के लिए प्रबंध करे, व्यवस्था करे, है ना। चलिए ये देखिए आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो देखिए दो तरह के अरेस्ट और डिटेंशन की बात की गई है यहाँ पे। पहला है प्यूनिटिव, दूसरा है प्रिवेंटिव। तो देखिए ये प्रिवेंटिव को पहले हम समझ लें एक बार कि प्रिवेंटिव, देखिए प्रिवेंशन, प्रिवेंशन वर्ड से बना है प्रिवेंटिव, यानी कि किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, है ना। जैसे लगे कि कुछ आतंकवादी हमला हो सकता है तो उसमें फलाने आदमी हो सकते हैं, उसमें ये एक्स पर्सन हो सकता है, तो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए जब गिरफ्तारी की जाए तो वो क्या होगा, प्रिवेंटिव। और जब कोई बात हो चुकी है, कोई कांड हो चुका है, कोई समस्या पहले से उत्पन्न हो चुकी है और यानी कि वो कुछ क्राइम कर चुका है और उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब कि एक्शन लेने के बाद, यानी कुछ ये गलत काम किए हुए हैं, गलत एक्शन लिए तो इनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। लेकिन प्रिवेंटिव वो भी किए नहीं है लेकिन पुलिस को शक हो गया है तो पुलिस प्रिवेंट करने के आधार पर उनको उठा के गिरफ्तार कर ली। अब देखिए इन दोनों से रिलेटेड अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो क्या है प्रोविजंस, जो प्यूनिटिव
फर्स्ट पार्ट जहाँ बोलेगा उसका मतलब प्यूनिटिव, और जहाँ सेकेंड पार्ट बोलेगा उसका मतलब प्रिवेंटिव की हम बात करेंगे। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो क्या कर रहा है, फर्स्ट पार्ट जो प्यूनिटिव है क्या कहता है, राइट टू बी इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। जब प्यूनिटिव डिटेंशन होगा, यानी कि जब आप प्यूनिटिव आधार पे जब आप अरेस्ट करेंगे तो आप उसको बताएंगे कि ग्राउंड क्या है अरेस्ट करने का, ये बताना ज़रूरी है, ये उसका जानने का अधिकार है। राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। वो कह सकता है कि रुक जाइए मैं फ़ोन कर लूँ, अपने एडवोकेट को बुला लूँ, और बिल्कुल उसको ये अधिकार मिलना चाहिए, ये कानून के तहत वो मांग कर सकता है। उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा, उसको 24 घंटे के अंदर, यहाँ पे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले ही जाना होगा। यहाँ लिखा हुआ इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम। यूपी पुलिस को तो आप जानते ही हैं, है ना, टीवी पलटा देती है, तो वो ऐसा कह सकती है कि वो पता चले उसके घर से थाने की दूरी जो है 5 किलोमीटर है, और ये अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं होता, एक्सक्लूडिंग होता, तो ये पुलिस कहती कि अभी हम लेके थाने पे पहुँच ही नहीं पाए हैं, और 5 दिन तक पता चले इनको कस्टडी में रख के इनका सेवा भगत करती। तो यहाँ पे सीधे बोल दिया गया है इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम, कि आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले ही जाएंगे। एक बार घर से अगर आप उठा लिए तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले ही जाना है आपको। आगे क्या कह रहा है, राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथोराइजेज फर्दर डिटेंशन। अगर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाते हैं तो उनका एडवोकेट क्या कर सकता है, उनसे डिमांड कर सकता है कि आप जो ये मेरा व्यक्ति है आप इसको छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं, तो या तो मजिस्ट्रेट के सामने ले चलिए या तो छोड़ दीजिए, आपका अधिकार अब समाप्त हो चुका है, अब और टाइम आप इसको नहीं रोक सकते हैं। दीज सेफगार्ड आर नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलायन, यानी कि जो शत्रु विदेशी हैं, जो शत्रु देश हैं, उनके जो वहाँ से जो आए हुए लोग हैं उनको ये अधिकार नहीं मिला हुआ है, उनको ये नहीं मिला हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और वो क्लेम भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, सिविल अरेस्ट, अरेस्ट ऑन फेल्योर टू पे इनकम टैक्स एंड डिपोटेशन ऑफ एन एलायन। मतलब कि आप क्रिमिनल मैटर में ही आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, सिविल मैटर में नहीं। ये काम, ये जो लॉ है वो सिविल मैटर के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, क्रिमिनल मैटर्स के लिए। आगे अब सेकेंड पार्ट का प्रोविज़न किया गया है, यानी प्रिवेंटिव की। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर द एक्सटेंडेड डिटेंशन। द बोर्ड इज कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये एक बोर्ड की बात की जा रही है कि एडवाइजरी बोर्ड जब अलाउ कर देगा तभी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हैं, वरना आप 3 महीने से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी व्यक्ति को नहीं रख सकते हैं। समझे? द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटरेंस, हाउएवर द फैक्ट कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे तो बोला गया कि कारण आपको बताया ही जाएगा प्यूनिटिव डिटेंशन में, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि उसको वजह भी ना बताई जाए कि तुमको क्यों गिरफ्तारी तुम्हारी हो रही है ना, वजह बताना जरूरी नहीं है। द डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, यानी उसको अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना कोई एक्शन ले सकता है इनके खिलाफ, एक लॉयर करके कि हमको मतलब ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया है, मेरी कोई गलती नहीं है ना। फिर बाद में जैसा ये बोर्ड डिसाइड करेगी वैसा एक्शन लिया जाएगा। आर्टिकल 22 also authorizes the parliament to prescribe the circumstances and classes in case which a person can be detained or more than 3 months under preventive detention law without obtaining opinion of advisory board. The maximum period है ना can be detained in any classes or cases under preventive detention or the procedure to be followed by an advisory board. यानी ये क्या कह रहा है ये पूरा लाइन आप समझें इसको। पार्लियामेंट
डिसाइड करेगा, ना कि प्रेसिडेंट, ना कि लोकसभा, सिर्फ लोकसभा नहीं है ना, ना कि सिर्फ राज्यसभा, ना सिर्फ प्रेसिडेंट, बल्कि पूरा पार्लियामेंट क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि ये जो 3 मंथ का पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाए, या जो बेसिस है वो एडवाइजरी बोर्ड तय करेगी, उस बेसिस में कुछ और ऐड किया जाए, घटाया जाए। तो ये अधिकार किसको है? किसको है? पार्लियामेंट को है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इन 3 केस में पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो कोई भी आधार बढ़ा सकती है या घटा सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर कैन कॉन्करेंटली मेक अ लॉ of preventive detention for reason connected with security of a state, maintenance of public order, यानी कि बाकी आधार पर देखिए इसको ऐसे, यानी कि ये डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ, ये 3 आधार जब आ जाएंगे तो सिर्फ पार्लियामेंट ऑथोराइज है नियम बनाने के लिए। इनके अलावा जो बाकी आधार हैं उन पे स्टेट लेजिस्लेचर भी क्या कर सकती है, इन पे नियम बना सकती है। यहाँ क्या कह रहा है? It is unfortunate to know that no democratic country in the world has made preventive detention as an integral part of constitution, यानी सिर्फ इंडिया ने इसे एक इंटीग्रल पार्ट के तौर पे अपनाया है, बाकी देशों ने नहीं अपनाया है। इन इंडिया प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जिस्टेड इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अगर कहेगा कभी कि क्या इसके पहले था, तो आपका उत्तर होगा हाँ। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1818 एंड द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 प्रोवाइडेड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझे? तो आप लोग इन चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए और 1 से 2 बार पढ़िए, है ना, बस रीड कीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस एक बार और आप रीड किया कीजिए अंडरलाइन करके, और सीधा टेस्ट सॉल्व किया कीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे अब तक फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा दिया है, यहाँ तक आर्टिकल 22 तक, तो यहाँ तक आपने जो भी पढ़ लिया है, आप चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर उठा लें और इनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। और आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, कहीं आपको समस्या आ रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उन चीज़ों को आगे फॉलो किया जाएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।